गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बेटा सभी। देखिए बेटा, अपना 15वां और लास्ट जो चैप्टर था वो चल रहा था जैव विविधता व संरक्षण। ठीक है बेटा, जैव विविधता जो है उसके जो चैप्टर था इसमें हमने देखिए बेटा क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था जैव विविधता क्या है, फिर जैव विविधता के 3 प्रकार जो है वो हमने पढ़े। फिर हमने पढ़ा कि भाई भारत में और विश्व में जीवों की कितनी जातियां जो हैं ये पाई जाती हैं। फिर हमने पढ़ा था इसका अक्षांश जो प्रतिरूप होते हैं जैव विविधता के, अक्षांशीय प्रतिरूप और जातीय प्रतिरूप। और उसके बाद जैव विविधता का पारितंत्र में हमने महत्व पढ़ा था, जिसमें टिलमैन जो है उसके बारे में पढ़ा और रिवेट पोपर परिकल्पना जो है वो पढ़ी। ठीक बेटा, उसके बाद अगला जो टॉपिक है अपना वो है जैव विविधता। जैव विविधता, जैव विविधता की क्षति के कारण, जैव विविधता की जो क्षति है उसके कारण कि जैव विविधता में जो कमी आई है उसके कारण क्या है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला जो कारण आता है जैव विविधता की क्षति का वो आता है आवासीय क्षति। आवासीय क्षति, देखिए बेटा, एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर पहले 14% भाग पर वर्षा वन पाए जाते थे। ये एक अनुमान है कि पृथ्वी पर पहले 14% भाग पर वर्षा वन थे, जो आज वर्तमान में मात्र 6% ही रह गए हैं। पहले कितने थे बेटा? 14%, और अब वर्तमान में कितने रह गए हैं? 6% रह गए हैं। उसके अलावा पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाने वाला अमेजन वर्षा वन जो है, इसमें सोयाबीन की खेती होने के कारण और पशु चारे के कारण इसका क्षेत्र भी लगातार कम होता जा रहा है। सोयाबीन की खेती की जाती है इसके आसपास और पशुओं का चारा के रूप में उपयोग होने से ये इसका क्षेत्रफल भी लगातार कम होता जा रहा है। ठीक है बेटा, दूसरा है मानव के विभिन्न क्रियाकलाप। मानव के जो विभिन्न क्रियाकलाप हैं उनके द्वारा भी, मानव के जो विभिन्न क्रियाकलाप हैं जैसे परिवहन है, सड़क का निर्माण है, रेलवे लाइन है, उद्योग धंधे हैं, ठीक है, फर्नीचर है, इन मानव के जो ये विभिन्न क्रियाकलाप हैं जिनके कारण जंगलों का विनाश हुआ है, और जंगलों के विनाश होने के कारण जो जीव हैं उनके आवास विखंडित हो गए, और आवास विखंडित होने के कारण जीवों की अनेक जातियां विलुप्त हो गई और अनेक जातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, क्योंकि जंगलों का विनाश हुआ है। जंगलों का विनाश हुआ है तो उनके आवास जो हैं वो धीरे धीरे खत्म हो गए जीवों के, और अनेक जातियां विलुप्त हो गई और अनेक जातियां आज विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो पहला कारण क्या आ गया बेटा? आवासीय क्षति। दूसरा जो कारण है वो होता है इसमें विदेशी जातियों का आक्रमण। विदेशी जातियों का आक्रमण, देखिए बेटा, कई बार जाने या अनजाने में कोई विदेशी जाति किसी क्षेत्र में लाई जाती है। जाने या अनजाने में कोई विदेशी जाति किसी क्षेत्र में लाई जाती है, तो वो विदेशी जाति आक्रामक होकर वहां की जो स्थानीय जातियां हैं उनकी विलुप्ति का कारण बनती है। जैसे नील नदी जो है, इसमें
इसकी नाइल पर्च, नील नदी की नाइल पर्च मछली को जब विक्टोरिया झील में डाला गया तो विक्टोरिया झील की सचलिड जो मछली है उसकी 200 जातियां विलुप्त हो गई। नील नदी की मछली है नाइल पर्च। इस नाइल पर्च को जब विक्टोरिया झील में डाला गया तो विक्टोरिया झील में उपस्थित सचलिड जो मछलियां हैं उसकी 200 जातियां विलुप्त हो गई। यानी ये एक विदेशी जो जाति थी जो वहां की स्थानीय जातियों की विलुप्ति का कारण बनी। ठीक है बेटा। उसके अलावा अफ्रीका, अफ्रीका जो है इसकी गैरी पाइनस मछली को जब भारतीय नदियों में डाला गया, अफ्रीका की गैरी पाइनस मछली जो है जब उसको भारतीय नदियों में डाला गया तो भारत जो है उसकी एसल्कमीन जो मछलियां हैं उनके जीवन पर संकट उत्पन्न हो गया। अफ्रीका की गैरी पाइनस जो मछली हैं जब इनको भारत की नदियों में डाला गया तो भारत की नदियों में उपस्थित एसल्कमीन जो है इन पर संकट उत्पन्न हो गया। ठीक है बेटा। उसके अलावा पार्थेनियम पढ़ा होगा आपने, गाजर घास जिसे बोला जाता है, कांग्रेस घास बोला जाता है, पार्थेनियम है, लैंटाना है और जलकुंभी, तीसरी है जलकुंभी जो है ये ऐसी विदेशी जातियां हैं जो मानव पर और अन्य जीवों की जातियों पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। जैसे पार्थेनियम के बारे में भी आपने पढ़ रखा है, जलकुंभी के बारे में पढ़ना है। तो पार्थेनियम, लैंटाना और जलकुंभी ये ऐसी विदेशी जातियां हैं जो मानव व अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालती है। तो जाने या अनजाने में कोई विदेशी जाति जब किसी क्षेत्र में लाई जाती है तो वहां की जो स्थानीय जातियां हैं वो उनकी विलुप्ति का कारण बनती हैं। ठीक है बेटा। तो ये दूसरा हो गया विदेशी जातियों का आक्रमण। तीसरा लेते हैं हम अतिदोहन। अतिदोहन देखिए बेटा, मानव जो है अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति वो प्रकृति के द्वारा करता है। मानव अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति किससे करता है? प्रकृति से करता है। ठीक है बेटा। मानव की जो ये आवश्यकताएं हैं ये धीरे धीरे लालच में बदल गई और मानव ने प्रकृति का अति दोहन शुरू कर दिया और उस अति दोहन के कारण जो है जीवों की अनेक जातियां विलुप्त हो गई और अनेक जातियां जो है ये विलुप्त होने के कगार पर हैं। ठीक है। क्योंकि मानव ने प्रकृति का क्या शुरू कर दिया? अति दोहन शुरू कर दिया और उस अति दोहन के कारण प्रकृति का विनाश हुआ जिससे अनेक जातियां विलुप्त हो गई और अनेक जातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई मानव ने मछलियों का भोजन के रूप में उपयोग किया। मानव ने मछली जो है उनका भोजन के रूप में क्या किया? उपयोग किया, जिससे भी मछलियों की अनेक जातियां क्या हो गई? विलुप्त हो गई। तो ये हो गया मानव के द्वारा प्रकृति का अति दोहन, जिसके कारण भी जैव विविधता को क्षति पहुंचती है। ठीक है बेटा। चौथा है वो है सहविलुप्तता। सहविलुप्तता देखिए बेटा, सहविलुप्तता क्या है कि जब कोई एक जाति विलुप्त होती है, जब कोई एक जाति विलुप्त होती है तो उस पर आश्रित दूसरी जाति विलुप्त हो जाती है। जैसे मान लो
कोई एक जाति विलुप्त होती है तो उस पर आश्रित जो दूसरी जाति है वो भी विलुप्त हो जाती है, इसे सहविलुप्तता कहा जाता है। भाई एक जाति है और उस पर आश्रित दूसरी जाति है, पहली जाति किसी कारण विलुप्त हो जाती है तो उस पर आश्रित दूसरी जाति भी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, तो उसे सहविलुप्तता कहा जाता है। ठीक है, जैसे कोई मछली है और इस मछली पर कोई एक विशेष परजीवी आश्रित रहता है, अगर मछली विलुप्त हो जाती है तो इस पर आश्रित परजीवी भी क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे बताया गया है कि यूका पादप जो है उसमें परागण की क्रिया, यूका पादप जो है उसमें परागण की क्रिया जो है वो प्रोयूका सैला नामक कीट के द्वारा होती है। प्रोयूका सैला या प्रोन्यूबासल भी कहा जाता है इसे, प्रोयूका सैला कीट के द्वारा होती है। अगर किसी कारण यूका पादप विलुप्त हो जाता है तो प्रोयूका सैला कीट भी क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो ये स्थिति क्या है, सहविलुप्तता है। ठीक है बेटा, और पांचवा है प्रदूषण। देखिए बेटा, प्रदूषण के कारण जो है अनेक जातियां विलुप्त हुई हैं और अनेक जातियां विलुप्त होने के कगार पर है। जैसे हम बात करें कि भारत में जो गंगा और यमुना नदी है इसमें बढ़ते प्रदूषण के कारण अनेक जातियां जो हैं ये विलुप्त हो चुकी हैं और अनेक जातियां विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया प्रदूषण। तो जैव विविधता की क्षति के कारण क्या है, पहला तो आवासीय क्षति, दूसरा है विदेशी जातियों का आक्रमण, तीसरा है अति दोहन और चौथा है सहविलुप्तता और पांचवा है बेटा प्रदूषण, जिसके कारण जैव विविधता जो है उसको क्षति पहुंचती है। ठीक है बेटा, अब इसको मिटा देते हैं। अब जैव विविधता की क्षति के कारण हो गए। अब जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो हम पढ़ेंगे कि जैव विविधता जो है उसका संरक्षण कैसे किया जाए। जैव विविधता का संरक्षण, फिर मिटा देता हूं बेटा इसको। अब अगला टॉपिक है बेटा जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण बेटा, सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि भाई जैव विविधता जो है उसका संरक्षण क्यों आवश्यक है, या हम जैव विविधता का संरक्षण क्यों करें। उसके लिए हम दो तीन चीज पढ़ेंगे। एक तो आता है जैव विविधता जो है उसका संकीर्ण उपयोग। पर जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है या जैव विविधता हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, जिसमें हमने पहला लिया है जैव विविधता का संकीर्ण उपयोग। देख बेटा, जैव विविधता जो है उसके द्वारा हमें लकड़ी प्राप्त होती है जिससे फर्नीचर बनाए जाते हैं। जैव विविधता जो है उसके द्वारा ईंधन जो है वो हमें प्राप्त होता है, गोंद है, रेजिन है, ठीक है, टेनिन है, रंग है, जीवों को आवास है। ये किससे मिलता है, जैव विविधता से मिलता है। और लगभग 25,000 पादप जो है उनसे औषधि जो है वो बनाई जाती है। ये है जैव विविधता का संकीर्ण उपयोग, छोटा सा उपयोग है,
जिसे हमें भाई ईंधन प्राप्त होता है, लकड़ी प्राप्त होती है, जीवों को आवास प्राप्त होता है, गोंद, रेजिन, टेनिन, रंग, विभिन्न प्रकार की औषधियां जो है ये बनाई जाती हैं। दूसरा हम लेते हैं इसका व्यापक उपयोग। व्यापक उपयोग, देखिए बेटा, जैव विविधता जो है इसका मूल्य आंकना अत्यधिक कठिन है, यानी इसका मूल्य आंका ही नहीं जा सकता, क्योंकि अकेला अमेजन वर्षा वन पूरे वायुमंडल को 20% ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। उसके अलावा कीटों के द्वारा परागण की क्रिया होती है, जिससे फल व बीज बनते हैं, जिस पर विश्व का प्रत्येक उपभोक्ता आश्रित रहता है। ठीक है, और साथ में जो जैव विविधता है ये प्राकृतिक आवास को सौंदर्य भी प्रदान करती है। ठीक है, ये इसका व्यापक उपयोग हो गया। तीसरा आता है नैतिक उपयोग। नैतिक उपयोग, देखिए बेटा, नैतिक उपयोग क्या है कि जैव विविधता जो है इसका संरक्षण हमारा नैतिक कर्तव्य है। मनुष्य को एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा जीवन देने के लिए और पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मानव जो है उसको पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव जो हैं उनका संरक्षण करना होगा। किस लिए करना होगा? पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अच्छा जीवन यापन करने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए मनुष्य को पादप, जंतु और सूक्ष्म जीवों का संरक्षण करना होगा। क्यों होगा? क्योंकि पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक जीव जो है उसका अपना एक न्याय्य मूल्य होता है, यानी उसका अपना एक कार्य होता है। सभी पारितंत्र में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बेटा, एक बार क्वेश्चन आया था, अगर पृथ्वी पर चींटियां जो हैं वो नष्ट हो जाएं तो पारितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए बेटा, पृथ्वी पर अगर चींटियां नष्ट हो जाती हैं तो क्या होगा कि चींटियां क्या होती हैं, पृथ्वी की सतह पर जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका अपघटन करती हैं। अगर चींटी नष्ट नहीं होंगे तो पृथ्वी की सतह पर जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनकी मात्रा बढ़ेगी। अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी तो कीट, पतंगे, रोग कारक जो हैं, रोग वाहक जो हैं वो अपशिष्ट पदार्थों में पैदा होंगे, और रोग वाहक जब पैदा होंगे तो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे, कीटों की संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण पारितंत्र असंतुलित हो जाएगा। तो पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक जीव जो होता है उसका अपना एक न्याय्य मूल्य होता है। तो जैव विविधता का संरक्षण करने से पहले हमने पढ़ा कि भाई जैव विविधता हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। उसका संकीर्ण उपयोग पढ़ा, व्यापक उपयोग पढ़ा और नैतिक उपयोग हमने पढ़ा। ठीक है बेटा, अब लेते हैं हम जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए। तो देखिए बेटा, जैव विविधता का जो संरक्षण है वो दो प्रकार से किया जाता है। जैव विविधता का जो संरक्षण है वो दो प्रकार से किया जाता है। पहला आता है स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण, देखिए बेटा, स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब क्या होता है कि जीव जो होता है उसको उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। जीव जो अपने प्राकृतिक आवास में रहता है उसी आवास में उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। भाई जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे सरिस्का होता है,
ये उसका प्राकृतिक आवास है, उसमें जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैव मंडल है, जैव विविधता हॉटस्पॉट है, प्राकृतिक पवित्र उपवन है। ये सभी क्या है? स्वस्थानीय संरक्षण है, जिसमें जीव को उसके प्राकृतिक आवास में उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, जैव मंडल हो गए, जैव विविधता हॉटस्पॉट हो गए और पवित्र उपवन। अब यहां पर बेटा दो चीजें दे रखी हैं, एक तो है जैव विविधता, जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र, जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र। भाई राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य आप जानते हैं, जैव मंडल आप जानते हैं। अब यहां पर एक नई चीज आई, जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र। देखिए बेटा, जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहां पर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जहां पर जैव विविधता जो है ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, उसे जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, पहले जो है पृथ्वी पर 25 हॉट स्पॉट क्षेत्र चिन्हित किए गए थे। कितने? 25। बाद में 9 हॉट स्पॉट क्षेत्र और जोड़े गए, अतः वर्तमान में 34 हॉट स्पॉट क्षेत्र पृथ्वी पर उपस्थित है, जहां पर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है बेटा, इन 34 में से 3 जो है, एक तो श्रीलंका में है जो भारत के नजदीक है, एक इंडो वर्मा जो है उसमें स्थित है, और एक हिमालय जो है इसमें स्थित है। जो 34 है उसमें से 3 जो भारत के समीप है, श्रीलंका, इंडो वर्मा व हिमालय में जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र है ये 34, और यहां पर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अतः इन क्षेत्रों में जीवों का संरक्षण किया जाए तो जैव विविधता की क्षति को 30% कम किया जा सकता है। अगर हॉट स्पॉट क्षेत्र में जीवों का संरक्षण किया जाए तो जैव विविधता की क्षति को 30% कम किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र। दूसरा यहां पर एक आया है पवित्र उपवन। देखिए बेटा, पवित्र उपवन क्या है कि कुछ ऐसी मानव की जातियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, जिनके आध्यात्मिक या सांस्कृतिक जो परिस्थितियां होती हैं उनमें कोई भूखंड छोड़ दिया जाता है। कोई भी आध्यात्मिक या सांस्कृतिक जो आदेश होते हैं या परंपरा होती है उनकी, उस परंपरा में क्या किया जाता है कि कुछ विशेष क्षेत्र या भूखंड छोड़ दिए जाते हैं, और इन भूखंडों में पादप और जंतुओं या जीवों का संरक्षण किया जाता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं या आदिवासी जातियां हैं जो क्या करती हैं, अपने सांस्कृतिक या आध्यात्मिक जो उनकी विचारधारा होती है उसके आधार पर कुछ क्षेत्र छोड़ दिए जाते हैं। उन क्षेत्रों में जीवों का संरक्षण किया जाता है, पादप व जंतुओं का। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं वो कहलाते हैं पवित्र उपवन कहलाते हैं। जैसे राजस्थान में जो अरावली की पहाड़ियां हैं, ये पवित्र उपवन है। ठीक है बेटा, उसके अलावा जो है मेघालय जो है उसमें जयंतिया व खासी की जो पहाड़ियां हैं ये पवित्र उपवन है। मेघालय की जयंतिया व खासी की पहाड़ियां। उसके अलावा महाराष्ट्र व
कर्नाटक जो है उसके पश्चिमी घाट है, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान की अरावली है, राजस्थान की अरावली है, और मध्य प्रदेश जो है इसकी गारो की जो पहाड़ियां हैं ये पवित्र उपवन है। ये क्या है? पवित्र उपवन है। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर पादप व जंतु जो है उनकी जातियों का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। ये ऐसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र होते हैं जहां पर जीवों का संरक्षण किया जाता है, जैसे राजस्थान की अरावली है, मध्य प्रदेश की गारो पहाड़ियां हैं, महाराष्ट्र व कर्नाटक के पश्चिमी घाट है, मेघालय की जयंतिया और खासी की पहाड़ियां हैं। तो ये है स्व स्थानीय संरक्षण। और उसके अलावा जैसे हम बात करें कि भारत जो है इसमें 90 राष्ट्रीय उद्यान है, 448 जो है ये वन्य जीव अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य है, और 14 जो है ये जैव मंडल है, जहां पर जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है, और उसे क्या कहा जाता है? स्व स्थानीय संरक्षण। स्व स्थानीय संरक्षण के उदाहरण क्या हैं? राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र और पवित्र उपवन। तो ये पहला संरक्षण हो गया अपना स्व स्थानीय संरक्षण, ठीक है बेटा। इसके बाद इसको मिटा देता हूं मैं, और दूसरा संरक्षण लेंगे हम, वो है बाह्य स्थानीय संरक्षण। सर्दियों में बेटा ये थोड़ी चिपक जाती है, सर्दी है बेटा, सर्दी से बचना है अपने को, और अपनी पढ़ाई भी करनी है साथ में। ठीक है बेटा, इसको मिटा दिया मैंने। अब दूसरा लेते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण, देखिए बेटा, स्व स्थानीय संरक्षण में क्या था कि जीव को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है, और बाह्य स्थानीय संरक्षण में जीव को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर मानव निर्मित कृत्रिम आवास जो है उनमें उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। बाह्य स्थानीय संरक्षण का मतलब क्या हुआ? कोई जीव है, उसको उसके प्राकृतिक आवास के बाहर मानव निर्मित कृत्रिम आवास में उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है बेटा। तो वो उसे कहा जाएगा बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या आएगा? जैसे प्राणी उद्यान है, जिसे जू बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा पादप उद्यान जो है ये भी इसी में आता है, ठीक है। उसके अलावा बीज बैंक है, बीज बैंक है। उसके अलावा जिसमें आता है जीन बैंक है, और उत्तक संवर्धन। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर जीवों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर मानव निर्मित कृत्रिम आवास जो है उनमें संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है बेटा। और ये जो आवास होते हैं इनमें पादप व जंतुओं की जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनका संरक्षण किया जाता है, ठीक है। जो संकटग्रस्त है या विलुप्त होने के कगार पर है
उनका संरक्षण इन क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे बीज बैंक है या जीन बैंक है, इसमें जो संकटग्रस्त पादप है उनके जनन द्रव जो है उसका संरक्षण किया जाता है। बीज बैंक में वह जो जीन बैंक होता है उसमें जो संकटग्रस्त पादप जंतु हैं उनके जनन द्रव जो है उसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो ये है बाह्य स्थानीय संरक्षण, जिसमें जीव जो हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास के बाहर मानव निर्मित कृत्रिम आवासों में संरक्षण प्रदान किया जाता है। क्या क्या है? प्राणी उद्यान, पादप उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक व उत्तक संवर्धन इसमें आती हैं। ठीक है, जिसमें जो बीज बैंक और जीन बैंक है इसमें जो संकटग्रस्त पादप व जंतु हैं उनके जनन द्रव का संग्रह किया जाता है। ठीक है बेटा, उसके बाद अगला है बेटा, देखिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए, जैव विविधता जो है उसके संरक्षण के लिए 1980 में जोहान्सबर्ग जो है उसमें विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1980 में जोहान्सबर्ग में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 190 जो देश हैं उन्होंने ये शपथ जो है वो ली थी कि हम 2010 तक, 1980 में जोहान्सबर्ग में विश्व शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसमें 190 देशों ने ये शपथ पूर्वक बयान लिया था कि हम 2010 तक वैश्विक स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता में कमी लाएंगे। वैश्विक स्तर यानी पूरे स्तर पर, प्रादेशिक यानी देश के स्तर पर और स्थानीय स्तर पर हम जैव विविधता में जो क्षति हो रही है उसमें क्या लाएंगे? कमी लाएंगे। ये 190 देशों ने शपथ ली थी 1980 में। उसके बाद 1992 में रियो डी जेनेरो जो है उसमें पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इसमें क्या हुआ? पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसमें जैव विविधता के संरक्षण के उपाय सुझाए गए थे। 1992 में रियो डी जेनेरो जो शहर है उसमें क्या हुआ था बेटा? पृथ्वी सम्मेलन। विश्व शिखर सम्मेलन 1980 में जोहान्सबर्ग में हुआ, पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में 1992 में हुआ, जिसमें जैव विविधता जो है उसके संरक्षण के उपाय सुझाए गए। ठीक है बेटा, तो ये हो गया अपना जैव विविधता का संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य संरक्षण। अब बेटा नोट के रूप में कुछ चीजें हैं वो एक बार देखो। एक तो है विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस जो है ये 29 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर जो है उसको मनाया जाता है। ठीक है बेटा, दूसरा है ब्राजील। दूसरा है ब्राजील जो है उसके पश्चात भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ब्राजील के पश्चात यानी सबसे ज्यादा जैव विविधता ब्राजील में है और उसके बाद जैव विविधता किस में पाई जाती है? भारत में। और एक लास्ट जो पॉइंट है वो है ग्रीन डाटा बुक। आपने रेड डाटा बुक पढ़ी, ये है ग्रीन डाटा बुक। ग्रीन डाटा बुक में संकट ग्रस्त
जीव जो हैं उनकी सूची होती है। देखिए बेटा, रेड डाटा बुक में विलुप्त हो चुके जीव और संकटग्रस्त जीवों की सूची होती है, जबकि ग्रीन डाटा बुक जो है इसमें संकटग्रस्त जीवों की सूची होती है। ठीक है बेटा, तो ये अपना 15वां चैप्टर था, जैव विविधता व संरक्षण, जो अपना पूरा हो। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।